प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल परीक्षांजलि पर। आज हम आपके लिए इस एक पार्ट में जो है वो निदानात्मक कक्षा है तो मॉड्यूल जो मार्गदर्शिका आपको विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका दी हुई है रेमेडियल पुस्तक 2025-26 की, उसके सभी उत्तर लेकर के आएँ, सभी हल लेकर के आएँ। एक एक पार्ट के उत्तर जो आपको सभी इसी में मिल जाएंगे। आपको ऑब्जेक्टिव हो, रिक्त स्थान हो, सही विकल्प हो, सही जोड़ी हो, इस एक ही वीडियो में आपको पूरा कोर्स जो है वो कवर किया जाएगा। ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। मात्र एक वीडियो देख करके आप पूरी किताब को जो फिल कर सकते हैं। पिछले भी हमने अपलोड किए हैं सामाजिक विज्ञान के, किंतु उसमें अलग अलग पार्ट में हमने आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल कराए हैं। आज हम आपको सभी प्रश्नों का समावेश इस वीडियो में शामिल किया गया है। एक मैराथन है, आप आराम से जब चाहे जब देख करके, रोक करके, स्पीड धीरे करके, क्वालिटी बढ़ा करके देख सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके विशेष मांग पर जो है हम इस वीडियो को एक ही वीडियो में पूरे सभी प्रश्नों के उत्तर जो है कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के देने वाले हैं। इसलिए आप सभी सब्सक्राइब कर लाइक ज़रूर करें और अपने साथी दोस्तों को शेयर करें। तो आइए बढ़ते हैं, ज़्यादा समय न गवाते हुए सीधे बढ़ते हैं हम इसके पार्ट की ओर, जिसमें पहला पार्ट से ही हम स्टार्ट करेंगे। निदानात्मक कक्षा है तो जो मॉड्यूल है आपका, इसमें आपको दिया हुआ है पाठ्यक्रम के बारे में दिया हुआ है, कौन से पार्ट से कितना नंबर के प्रश्न आने वाले ये दिया हुआ है। और यहाँ पर आपको केवल उत्तर बताए जाएंगे विद्यार्थियों। यहाँ पर पहला जो दे रखा है वो समकालीन भूगोल का पाठ दे रखा है, अध्याय 7 जो वो दे रखा है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं भूगोल के अध्याय 7 में, इसमें से ज़्यादा नंबर का प्रश्न पूछने वाला है परीक्षा में, इसलिए इस पाठ को पहले यहाँ पर दिया गया है। तो विद्यार्थियों देख लीजिए, स्वर्णिम चतुर्भुज। यहाँ पर सबसे पहले जो पहला प्रश्न आपको दिया हुआ सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर सभी उत्तर दिए गए हैं, आप आराम से देख करके इनके उत्तर लिखिए। 1 से लेकर के 11 नंबर तक सही विकल्प दिए हुए हैं। फिर रिक्त स्थान दिए हुए हैं, सस्ता सड़क, पाइपलाइन, वायु, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय एकता। फिर दे रखे हैं सत्य सत्य, तीसरे प्रश्न के उत्तर दे रखे हैं। इससे आप यहाँ से देख लीजिए, सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए। पहले का द, दूसरे का, तीसरे का ब, चौथे का ई, पाँचवें का स और छठे का ज। कुछ संशोधन होगा तो हम आपको कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, आप सभी बाद में ज़रूर देख लीजिएगा। अगर कोई प्रश्न का उत्तर संशोधित होता है या कोई बदलता है, गलत होता है, तो उसको हम सही करके कमेंट में आपको उपलब्ध करवा देंगे, आप बाद में ज़रूर देखें। इस हिसाब से आप लिख दीजिए एक वाक्य में उत्तर। फिर बढ़ते हैं इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न की ओर, जिसमें पहला प्रश्न दे रखा है, कोलकाता को एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन क्यों कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थी परीक्षा की दृष्टि से, IMP प्रश्न है ये, लिख लीजिए। उसके बाद में भारत के उत्तरी मैदानों क्षेत्रों में रेलवे के नेटवर्क के कारण लिखिए। इस प्रकार से लिखना है आपको। उन कारकों के नाम बताइए जो देश में रेलवे नेटवर्क के वितरण को जिम्मेदार हैं। हिमालयी क्षेत्र रेलवे लाइन के निर्माण के लिए प्रतिकूल क्यों है, कोई 2 कारण लिखिए। ये भी महत्वपूर्ण आपको याद करना है। प्रतिकूल मतलब विपरीत, हिमालय के क्षेत्र में रेलवे लाइन क्यों प्रतिकूल है। देश की पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ कितनी दूरी पर चलाई गई, आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहली रेलगाड़ी का शुभारंभ जो 16 अप्रैल 1853 अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ, और यह रेलगाड़ी जो है मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी, और इसकी दूरी लगभग 34 किलोमीटर थी, मतलब 21 मील। भारत के पूर्वी घाट पर स्थित कोई 2 राज्य, उनके पत्तनों के बंदरगाह के नाम लिखिए। तमिलनाडु राज्य चेन्नई पत्तन, और आंध्र प्रदेश में जो विशाखापट्टनम। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की 2 विशेषता लिखिए। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी याद रखना है आपको। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, आपको अच्छे से याद करना है और उत्तर लिखना है विद्यार्थियों। तो 2 कारण लिखे गए हैं यहाँ पर। भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित कोई 2 राज्यों के उनके प्रमुख पत्तनों के नाम भी दिए गए हैं। संचार के साधन के रूप में दूरदर्शन की 2 विशेषताएँ लिखिए। फिर दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। आप रोक करके लिख सकते हैं, जब भी आपको लगे, जितनी देर लगे आप पॉज कर दीजिए, बाद में आप लिख सकते हैं, जब चाहे जब सेव भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। स्थानीय बाजार की भारत के 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वायु हवाई अड्डों के नाम लिखिए। फिर परिवहन संचार के विभिन्न साधनों के नाम लिखिए। राज्य राजमार्ग किसे कहते हैं। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे के स्टेशनों के नाम लिखिए। ये भी पूछ लेते हैं कभी। उत्तर दक्षिण के गलियारे जो श्रीनगर से कन्याकुमारी, और पूर्व पश्चिम वाला पोरबंदर से सिलचर तक है, वो असम के। आगे स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग के सुदूर पूर्वी, उत्तर पूर्वी, पश्चिम शहरों के नाम लिखिए। तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई ये प्रमुख है। उसके बाद मुंबई बंदरगाह की 2 विशेषताएँ लिखिए। महत्वपूर्ण डिजिटल भारत कार्यक्रम के 2 उद्देश्य लिखिए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत किन सड़कों को विकास का प्रोत्साहन मिलता है ये।
भारत के शहरों और नगरों में शीघ्रता लाने वाले डाक मार्गों के नाम लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पिछली बार पूछा था परीक्षा में, आपको याद रखना है। डाक मार्गों के नाम: राजधानी मार्ग, मेट्रो मार्ग, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल और दस्तावेज चैनल, ये जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा होते हैं। राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर किसे कहते हैं? उसके बाद अनुकूल व्यापार संतुलन क्या है? लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग को कौन बनाता है? PWD। उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको अच्छे से लिख करके याद रखना है। उसके बाद वायु परिवहन का महत्व लिखिए। फिर दे रखा है पाइपलाइन परिवहनों के लाभों को लिखिए। फिर दे रखा है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के महत्व को लिखिए। अगला प्रश्न दे रखा है भारत के 3 प्रमुख पाइपलाइन परिवहन के बारे में बताइए। तो यहाँ पाइपलाइन परिवहन के बारे में पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो आपको खुद भी इनको हल करना है, साथ ही अपने सभी दोस्तों को हल करवाना है, मदद करना है, शेयर भी करना है। अगला दे रखा है भारतीय सड़क परिवहन समस्याओं से ग्रसित है किन्हीं 4 समस्याओं को लिखिए। ये भी बता सकते हैं, प्रश्न आ सकता है परीक्षा में। तो यहाँ पर 4-5 समस्याएं दी हुई है, 6 समस्याएं आपको लिख लेना। भारत के आंतरिक जलमार्गों का अधिक विकास क्यों नहीं हो पाया? कारण लिखिए। यहाँ पर कारण दिए हुए 4 कारण। अगला कांडला समुद्री बंदरगाह की 4 विशेषता लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आ सकता है, वार्षिक में भी आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण कांडा बंदरगाह। इसके बाद यातायात और संचार के साधन देश के औद्योगिक विकास में किस प्रकार मदद करते हैं? स्पष्ट कीजिए। ये दे रखा है। फिर दे रखा है देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक, भूआकृतिक कारक, आर्थिक कारक और राजनीतिक कारक लिखे हुए यहाँ पर। उसके बाद में अगला अध्याय यहाँ पर दे रखा है संसाधनों में विकास वाला पार्ट। तो इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हम सही विकल्प का उत्तर चयन कीजिए, जिसमें दे रखा है चट्टानें, कृषि के लिए अनुपयुक्त, जनसंख्या, अजैविक, जलोढ़मृदा, संभाव्य संसाधन 1992। रिक्त स्थान दे रखे हैं, सत्य दे रखे हैं, सही जोड़ी मिलाइए, पहले का ब, दूसरे का स, तीसरे का द, चौथे का, पाँचवें का ई, और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। टोटल 11 दे रखे हैं, इस हिसाब से आप देख लीजिए, सभी उत्तर आपको लिख लेना है, लगा लेना निशान। अब देखते हैं इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न को। संसाधन के संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। सब इंपॉर्टेंट प्रश्न। अधिकतर भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। मृदा संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। काली मृदा की विशेषता लिखिए। फिर पट्टा कृषि किसे कहते हैं? संसाधनों के अतिदोहन से उत्पन्न हुई कोई 2 समस्याएं लिखिए। सतत पोषणीय विकास क्या है? ये प्रश्न अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? ये भी इंपॉर्टेंट है। समुचित जुताई किसे कहते हैं? सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, विद्यार्थियों आपको लिखना है और याद भी करना है। संसाधन किसे कहते हैं? चादर अपरदन किसे कहते हैं? स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? ये सभी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नवीकरणीय और अनवीकरणीय योग्य संसाधनों को स्पष्ट कीजिए, यहाँ पर बताए गए लघुत्तरीय प्रश्न में। फिर आगे दे रखा है लेटराइट मृदा की 3 विशेषताएं बताइए। मरुस्थलीय मृदा की 3 विशेषताएं बताइए। जलोढ़ मृदा की प्रमुख 3 विशेषताएं बताइए, इन सभी मिट्टियों की विशेषताएं। फिर एजेंडा 21 क्या है? ये भी महत्वपूर्ण है, अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। इसका उद्देश्य जो है वो क्या है? बांगर और खादर में अंतर बताइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपको याद ही रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला दे रखा है उस चट्टान का नाम लिखिए जिससे काली मृदा का निर्माण होता है। इस मृदा की विशेषताएं भी लिखिए। बेसाल्ट चट्टान है। संसाधनों को विकास के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया? नाम लिखिए। मृदा अपरदन के कोई 3 कारण स्पष्ट कीजिए। इनमें बहुत सारे कारण दे रखे हैं, आपको 3 कारण पता होना चाहिए। वनों का विनाश जो है मध्य प्रदेश में भी इसका महत्वपूर्ण कारण है। ये अत्यधिक पशुचारण भी मध्य प्रदेश में कारण है। फिर संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? संसाधन नियोजन के सोपान लिखिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद मृदा क्षेत्र का से क्या तात्पर्य है? इसके परतों के नाम लिखिए, ये परतों के नाम भी लिखे हुए हैं। फिर भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 3 मृदाओं का नाम लिखिए, इनको विस्तृत वर्णन कीजिए। ये यहाँ पर आपको अच्छे से याद कर लेना, ये प्रश्न निश्चित रूप से इस परीक्षा में आने वाला ही है। फिर आगे बढ़ते हैं। मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बनाइए। आगे देखते हैं अध्याय 2 वन एवं वन्यजीव संसाधन। इसमें दे रखा है ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, पहले सही विकल्प का चयन, फिर रिक्त स्थान दे रखा है, सत्य दे रखे हैं, सही जोड़ी का मिलान कीजिए दे रखा है, सही जोड़ी 2 दे रखा है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फिर अतुलनीय प्रश्न दे रखे हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के संकटग्रस्त जातियों को बचाने हेतु क्या नियम बनाए गए? पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? ये भी महत्वपूर्ण। आरक्षित वन किसे कहते हैं? रक्षित वन किसे कहते हैं? सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आगे प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए। आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन। वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय लिखिए, आपको उपाय पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वनों के निम्नीकरण के कारणों को स्पष्ट कीजिए, दे रखे हैं यहाँ पर वनों के निम्नीकरण के कारण।
जैव विविधता को प्रभावित करने वाले 2 कारक लिखना है। सब इम्पोर्टेंट प्रश्न, सब महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला सरकार ने जारी की है। बहुत ज़्यादा आपके परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। और ये तो आपको अच्छे से याद करना ही है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधान 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है। अगला, वनों को किस प्रकार संरक्षित किया जा सकता है, विभिन्न उपाय बताइए। आगे देखें, अगला अध्याय जो है वो कृषि अध्याय, अध्याय 4, जिसमें आपको सही विकल्प देखना है। तो ये सही विकल्प चयन कीजिए, ये देखे हुए हैं सभी आप निशान लगा लीजिए। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, सही जोड़ी मिलाइए। दो जोड़ी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ, दोनों जोड़ी के। फिर सत्य सत्य लिखा है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए लिखा है। अब बढ़ते हैं इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न की ओर। यहाँ पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित कृषि सुधार कार्यक्रम को लिखिए। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं प्रारंभ की है, स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है, और उत्तर पश्चिमी भारत में रबी फसलों की सफलता के 2 कारण लिखिए। फिर प्रारंभिक जीविका जीवन निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। फिर भारत में आत्मनिर्भर कृषि की 2 मुख्य विशेषताएं। फिर किन्हीं 4 मोटे अनाजों के नाम। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन सी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूध का सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, ये भी। हरित क्रांति से क्या आशय है। फिर श्वेत क्रांति से क्या आशय है, ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है इसको दूध में उत्पादन बढ़ाने के लिए। जूट के प्रयोग से बनने वाले किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो बोरिया, चटाइया, रस्सी, प्राकृतिक रेशम, किन्हीं 4 रोपण वस्तुओं के नाम लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं तो लघुत्तरीय प्रश्न, गहन जीविका निर्वाह कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की 3 प्रमुख ऋतु कौन सी है, प्रत्येक ऋतु की एक प्रमुख खाद्य फसल का नाम बताइए। वाणिज्यिक कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर काटो और जलाओ कृषि की मुख्य विशेषताएं, ये वही हो गया लगभग। गन्ने की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। रोपण कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, दे रखी है यहाँ पर, आप लिख लीजिए अपने पुस्तक में। चावल कृषि के लिए कोई 3 आवश्यक भौगोलिक दशाएं लिखिए, आपको याद रखना। चावल का पूछ सकते हैं, गेहूं का पूछ सकते हैं, गन्ने का पूछ सकते हैं, कपास का पूछ सकते हैं। क्या कारण है कि भारत में अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फिर कृषि में भारत सरकार द्वारा कौन सी प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधार किए गए लिखिए। चाय की कृषि के लिए कोई 3 आवश्यक भौगोलिक दशाएं लिखिए। चाय के बारे में पता होना चाहिए, कितना तापमान चाहिए, कितनी वर्षा चाहिए, कैसी भूमि चाहिए, कैसी जलवायु चाहिए। रबर की खेती के लिए इस बार आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है ये भी। गेहूँ की खेती के लिए कोई 3 आवश्यक भौगोलिक दशाएं। गेहूँ के लिए कितनी वर्षा चाहिए, कितने तापमान चाहिए, किसी मिट्टी होनी चाहिए। उसके बाद में बढ़ते हैं इसके अध्याय 5, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, जिसमें पहला इसमें से आपको मानचित्र आएगा परीक्षा में। तो ये मानचित्र आपको यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, आप देख लीजिए। HVJ गैस पाइपलाइन, रावत भाटा, नरोरा, कांडला, हजीरा, हजारीबाग, बालाघाट, बेलाडीला, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कलपक्कम, केगा, मुंबई तारापुर, ये सब महत्वपूर्ण है। डिगबॉय ये नक्शे में पूछे जाते हैं। अगला इसमें दे रखा है ये अजमेर, सिंगरौली, रानीगंज, झरिया, कल्चर, केरला और कुद्रेमुख और रत्नागिरी और नेवली। इस प्रकार से आपको कर लेना, ये महत्वपूर्ण है सभी। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला 6ठा पार्ट जो है वो विनिर्माण उद्योग, इसके सही विकल्प की ओर, जिसमें दे रखा है। फिर ये सही विकल्प के उत्तर दे रखे हैं आपको यहाँ सामने। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, दे रखा है। सत्य सत्य लिखिए, सही जोड़ी का मिलान कीजिए और एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आपको सब लिख लेना है। उसके बाद में अति लघुत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं। कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। प्रमुख भूमिका के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। खनिज आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए और विनिर्माण के कोई 2 महत्व लिखिए। कच्चे पदार्थों को मूल्यवान पदार्थों में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन निर्माण को क्या कहा जाता है, ये लिखना। वस्तु निर्माण कहा जाता है। कृषि पर आधारित किन्हीं 4 उद्योगों के नाम लिखिए और सूती वस्त्र के स्थानीयकरण के कोई 4 दशाएं लिखिए। इस प्रकार से सभी प्रश्न के उत्तर लिखिए। लोहा इस्पात को एक आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीमेंट उद्योग के लिए कौन कौन से कच्चे माल की आवश्यकता होती है, तो चुना पत्थर, सिलिका, जिप्सम। सार्वजनिक उद्योग एवं निजी उद्योग में 3 अंतर लिखिए। लिखे हुए यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। भारत लोहा इस्पात क्षेत्र में पूर्ण विकास नहीं कर पाने के क्या कारण है। सभी अपने साथी दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें और वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको पूरा प्रोवाइड कराया जा रहा है। सभी उत्तर आपको बताए जा रहे हैं हर पार्ट के। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं पूरा संपूर्ण। औद्योगिक प्रदूषण के 3 प्रकारों को समझाइए, यहाँ पर दे रखा है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, ये सार्वजनिक निजी क्षेत्र, ये भी पता होना चाहिए आपको। सरकारी उद्योग। पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम के कोई 4 उपाय बताइए। हुगली नदी तट पर पटसन उद्योग स्थापित होने के कोई 3 कारण। तापीय प्रदूषण के 3 दुष्प्रभाव लिखिए।
इस प्रकार से ये पार्ट भी पूरा होता है। अगला पार्ट है जल संसाधन अध्याय 3 जो है वो, इसका सही विकल्प देखें यहाँ पर सही विकल्प के उत्तर दे रखे हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए दे रखे हैं। सही सत्य असत्य का चयन कीजिए दे रखा है। सही जोड़ी का मिलान कीजिए, 2 जोड़ी दोनों के उत्तर दे रखे हैं। और एक वाक्य में उत्तर 11 प्रश्न के उत्तर यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगला पार्ट, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद महत्वपूर्ण पार्ट है, अधिकतर प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। 7 नंबर का पार्ट है ये भी। सही विकल्प का चयन कीजिए, इसके यहाँ दे रखे हैं। और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसके बाद में सत्य असत्य का चयन कीजिए दे रखा है। सही जोड़ी का मिलान कीजिए, 2 जोड़ी का उत्तर दे रखे हैं यहाँ पर। फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आगे बढ़ते हैं तो खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो सभी इंपॉर्टेंट आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। रॉलेट एक्ट से आपका समझते बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद दांडी यात्रा कब शुरू हुई, गांधी इरविन पैक्ट, दिल्ली समझौता क्या था। फिर दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान करने के संबंध में गांधी जी की क्या आशंकाएं थी, ये भी महत्वपूर्ण है। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारणों को लिखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर स्वराज पार्टी की स्थापना और इसके उद्देश्य लिखिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया, चंपारण आंदोलन क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस पार्ट के सभी प्रश्नों का आपको याद करना है। फिर आगे बढ़ते हैं तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। यह प्रथम जन आंदोलन के सिवा 1932 के पूना पैक्ट के क्या परिणाम हुए, पूना पैक्ट क्या था, इसका ये लिखना है आपको। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे। आगे देखते हैं असहयोग आंदोलन में चोरा चोरी की घटना का क्या महत्व है, ये भी लिखना। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जनजातीय समूह की क्या भूमिका थी, वर्णन कीजिए। आदिवासी ने अंग्रेजों का विद्रोह क्यों किया, अथवा में, ये भी इसका यही उत्तर है दोनों का। आगे असहयोग आंदोलन का उद्देश्य, कार्य का महत्व लिखिए। सभी प्रश्न, एक भी प्रश्न इसमें ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं करना है, सभी प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है। स्वदेशी और बहिष्कार का अर्थ लिखिए, ये भी पिकेटिंग बहिष्कार। सांस्कृतिक प्रक्रियाओं ने भारत में सामूहिक अपनेपन की भावना पैदा करने में कैसे मदद की, लिखिए। उसके बाद गांधी जी के शुरुआती आंदोलन के बारे में बताइए। 3 आंदोलन पता होना चाहिए, बिहार का चंपारण, गुजरात का खेड़ा और अहमदाबाद की सूती मिल। शहरों में असहयोग आंदोलन शिथिल पड़ने के क्या कारण थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर पहले विश्व युद्ध में भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों पर क्या प्रभाव डाला, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको सभी याद करना है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया, सत्याग्रह के विचार से क्या सही, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ते जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं साइमन कमीशन के बारे में लिखिए, तो साइमन कमीशन के बारे में भी आपको लिखते आना चाहिए। आगे नमक यात्रा के बारे में स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक थी। इसे महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से लागू किया। उसके बाद में अगला जो है वो राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचक के सवाल पर क्यों बटे हुए थे, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फिर देखें भारत छोड़ो आंदोलन एक जन आंदोलन कैसे था, ये भी सभी प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण। 7 नंबर का प्रश्न जो है इस पार्ट से आने वाले हैं, इसे आपको सभी याद करके रखना है। औद्योगिकरण का जो 4 अध्याय देखते हैं, इसमें आपको पहले सही विकल्प देखना है। ये इसके सही विकल्प दे रखे हैं, रिक्त स्थान दे रखे हैं, सत्य सत्य दे रखे हैं। कोई संशोधन होगा तो हम आपको कमेंट में ज़रूर बताएंगे। आप अपने साथी दोस्तों को शेयर करें, लाइक भी करें, सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगले आने वाले विषय के भी आपको वीडियो जो है प्राप्त हो जाए। अब यहाँ पर दे रखा है स्पिनिंग जेनी क्या था, महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्लाइंग शटल क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुमास्ता क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टेपलर से क्या था, ये भी सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर भी। कूलर का क्या अर्थ है और कार्डिंग का क्या अर्थ है। कोई सा भी प्रश्न 2 नंबर में आ सकता है, आपको 1 नंबर में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। ईटी पार म्यूजिक कंपनी द्वारा प्रकाशित किताब का चित्र नहीं सदी का उदय क्या दर्शाता है, आपको याद रखना है। आदि औद्योगिकरण क्या कहलाता है, ये भी याद रखना है। कारखाना पद्धति से व्यापारी को क्या लाभ हुआ। सौदागर व्यापारी नई तकनीक का क्यों हिजक रहे थे। निर्यात व्यापार के नेटवर्क में भारतीय व्यापारियों की क्या भूमिका थी। इसके बाद बढ़ते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। कंपनी द्वारा नियुक्त गुमास्ता बुनकरों के साथ कैसा व्यवहार करते थे। मैनचेस्टर से कपड़ा भारत आने के बाद बुनकरों के सामने कौन सी समस्या उत्पन्न हुई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जाबर किन्हें कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उत्पाद की पैकिंग पर लेबल उत्पादक को किस प्रकार मदद करता था, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद कुछ लोगों के नाम बताए गए हैं, इन पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करना है, इनके बारे में पता होना चाहिए आपको। जमशेदजी जीजीभॉय कौन थे, द्वारकानाथ टैगोर कौन थे, सेठ हुकुमचंद कौन थे और JN टाटा कौन थे, सभी महत्वपूर्ण है। सभी के बारे में आपको इन चारों के बारे में पता होना चाहिए। एक के बारे में निश्चित रूप से पूछ लिया जाएगा परीक्षा। फिर अगला
ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमला क्यों किया? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी प्रश्न। आगे देखते हैं। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गाँवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे, क्यों करवाने लगे? उसके बाद सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, क्या कारण थे? यहाँ लिखा है। पूर्व औद्योगिकरण से क्या सही है? फिर 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथों से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे, क्यों? इम्पोर्टेंट है ये भी। उसके बाद बढ़ते हैं चौथा। इसमें देखा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? ये भी लिखना है। ये पार्ट पूरा होता है। फिर बढ़ते हैं हम अगला पार्ट, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, जिसमें आपको पहले सही विकल्प लिखना है। यहाँ पर सही विकल्प दिए हुए हैं। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सत्य असत्य का चयन कीजिए, सही जोड़ी का मिलान कीजिए, सही जोड़ी मिलान कीजिए। फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ऑप्शन दे रखे हैं। अतुल अद्वितीय प्रश्न, पांडुलिपि क्या थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। पांडुलिपियों का प्रचार सीमित क्यों रहा? गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक बाइबिल की 2 विशेषताएं लिखिए। पंचांग किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर आगे कंपोजिटर क्या था? ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आगे आता है चेप बुक, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। चेप बुक। वेलम क्या था? जानवरों के चमड़े से बनी। फिर प्लॉटेन निरंकुशवाद से क्या सही है? तो आपने 9वीं में पढ़ा होगा, अधिकतर जगह पढ़ा है। फिर प्रकाशकों ने लोगों की किताबों में प्रति दिलचस्पी कैसे जगाई? हस्तलिखित पांडुलिपियों की क्या सीमाएं थी? योहान गुटेनबर्ग कौन था? ये गुटेनबर्ग के बारे में पूछा जाता है। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को क्यों जेल जाना पड़ा? फिर वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1295 के बाद आई, इसके क्या कारण थे? ये बताना आपको। मार्को पोलो नामक यात्री था ईरान इटली का, वो वापस लौटा चीन से। मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था और उसने इसकी खुलेआम प्रशंसा की। धर्म सुधारक था मार्टिन लूथर, इसमें आंदोलन चलाया। महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता की लड़ाई है। गुटेनबर्ग प्रेस के बारे में टिप्पणी आपको पता होना चाहिए। छपी किताब को लेकर इरस्मस के विचार। और वर्नाकुलर या देसी प्रेस एक्ट क्या था? ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का महिलाओं के लिए क्या मतलब था? फिर 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का गरीब जनता के लिए क्या मतलब था? 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का सुधारक के लिए क्या मतलब था? इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद करना है, सभी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय 3, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जिसमें आपको दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव, सही विकल्प का चयन कीजिए। ये फिर रिक्त स्थान, सत्य सत्य का चयन कीजिए, सही जोड़ी का मिलान कीजिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अति लघुत्तरीय प्रश्न ये रखें। फिर भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? इम्पोर्टेंट प्रश्न। प्राचीन काल में मानव आपस में कैसे जुड़े थे? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सबसे पुराना समुद्री व्यापार में भारत की सक्रियता कैसे ज्ञात होती है? रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था? यूरोप में सबसे गरीब लोगों के जीवन पर आलू का क्या प्रभाव पड़ा? फिर 16वीं शताब्दी में अमेरिका की खोज ने व्यापार और जीवन को हर जगह कैसे बदल दिया? उदाहरण दीजिए। ब्रिटेन में भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उठाए गए 2 कदमों का उल्लेख कीजिए। यूरोपीय अफ्रीका की ओर आकर्षित क्यों हुए? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फिर 19वीं सदी में भारतीय मजदूरों को गिरमिटिया के मजदूर के रूप में काम की तलाश में पलायन करने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? इस हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर आगे देखते हैं। कौन सी फसल भारत में उगाई जाती थी और अंग्रेज द्वारा चीन को निर्यात कर दी जाती थी? क्या इसका क्या महत्व था? फिर होम चार्ज या देसी खर्चे क्या थे? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। महामंदी कब से कब तक हुई? महामंदी के जिम्मेदार को कई एक कारण लिखिए। महामंदी के दौरान भारतीय किसान अपने खर्चे कैसे पूरा करते थे? महत्वपूर्ण है। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से क्या आशय है? फिर आयात शुल्क, यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। व्यापार अधिशेष की परिभाषा दीजिए। भारत के साथ ब्रिटेन को व्यापार अधिशेष कैसे प्राप्त होता था?
फिर 500 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज किन फसलों के बारे में नहीं जानते थे? आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर। फिर आगे बढ़ते हैं। हेनरी मार्टिन स्टैनली कौन थे? चटनी म्यूजिक क्या था? शिकारी पुरी और नट्टू कोटे चेट्टियार कौन थे? हेनरी फोर्ड ने कार का उत्पादन बढ़ाने के लिए किस नई पद्धति का उपयोग किया? हायर परचेज क्या से क्या सही है? द्वितीय विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्र किन देशों का संगठन था? ये आपको पता होना चाहिए। मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, बाद में अमेरिका शामिल हो गया। ब्रेडन वुड्स किन संस्थाओं को कहा जाता है? वीटो पावर से क्या सही है? विनिमय दर किसे कहते हैं? सभी इंपोर्टेंट प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदान प्रदान के लिए कौन से 3 प्रकार के प्रवाह थे? फिर हमारे खाद्य पदार्थ विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का किस प्रकार उदाहरण पेश करते हैं? भारत के सूची वस्त्र उद्योग पर उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा? सिल्क मार्ग ने किस प्रकार विश्व को जोड़ने का प्रयास किया? इंपोर्टेंट प्रश्न है। फिर बढ़ते हैं वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव दोनों। फिर आगे दे रखा है निम्नलिखित में प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखने। कानून ला के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला याद करना है। इसके बारे में भी कानून ला क्यों लगाया ब्रिटिश सरकार ने? फिर अफ्रीका में रिंडरपेस्ट खाना, ये भी महत्वपूर्ण है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए जारी की गई है। सभी उत्तर आपको बताए जा रहे हैं, बहुत आपको मदद करने वाले हैं। अच्छे से याद करें, अच्छे अंक परीक्षा में प्राप्त करें ताकि भविष्य अच्छा हो। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव, ये याद करना आपको। फिर आगे देखें बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा अपने उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का फैसला। फिर अगला प्रश्न दे रखा है खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दीजिए। फिर ब्रेडन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? ये भी याद करना महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस अध्याय में 2 अंक आवंटित हैं, इसमें आप देख लीजिए सही विकल्प सबसे पहले। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, दे रखा है। सत्य असत्य का चयन कीजिए, दे रखा है। सही जोड़ी का मिलान कीजिए, 2 जोड़ी दे रखी है, पहली दूसरी। 3 जोड़ी का दे रखा है। सभी के उत्तर आपको यहाँ मिल गए हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए जिसमें सभी आपको 13 प्रश्न के उत्तर जो है यहाँ पर प्रदान किए गए हैं। अच्छे से लिखिए, आराम से रोक करके आप लिख सकते हैं। अगर आपको धुंधला दिखाई दे रहा हो तो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, आपको नेटवर्क की वजह से धुंधला दिख सकता है। अगला जाल्बेराइन नामक शुल्क संघ क्या था? इसकी स्थापना किसने कैसे क्यों की गई? फिर जब फ्रांस चिकता है तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, ये भी महत्वपूर्ण किसने कहा था? जर्मनी के एकीकरण के मुख्य निर्माता कौन थे? इटली के एकीकरण के मुख्य कौन थे? काबू गिरिबाल्डी जैसे क्रांतिकारी। जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? वियना कांग्रेस में फ्रांस के राजवंश की पुनर्स्थापना की गई। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कब और कैसे हुई? इस हिसाब से प्रश्न दे जूसेप मेस्सिन ने किन 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की? तो मोसे में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की। कब और किस संधि के द्वारा यूनान को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता मिली? केराल कुलपिस्की का पोलैंड के संघर्ष में योगदान बताइए। उदारवादी आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका को 2 बिंदु में लिखिए। जर्मेनिया के क्या अर्थ है, ये भी आपको बताना है। बाल्कन क्षेत्र के आने वाले प्रमुख राज्य रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, यूनान आदि। उदारवाद से क्या आशय? उदारवाद लिबरलिज्म। एले क्या था, ये भी पूछ लिया जाता है कभी। कपड़े मापने का पैमाना। ग्रिम बंधु कौन थे? लुइजा आर्टर पीटर्स कौन थी? नेपोलियन संहिता क्या है? 1804 की संहिता को नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर फ्रेडरिक सारी कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? सब महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। फिर काउंट क्रेमुलो दे काबूर कौन था? यूनानी स्वतंत्र संग्राम, फ्रैंकफर्ट संसद, ये क्या है? ये पार्ट पूरा होता है। अब बढ़ते हैं अगला पार्ट राजनीति का, जिसमें अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी। इसमें सही विकल्प का चयन कीजिए, लिखा है। रिक्त स्थान, सत्य असत्य, सही जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं। गृह युद्ध क्या है? सत्ता का क्षैतिज बंटवारा क्या है? दबाव समूह क्या है? संघीय सरकार किसे कहते हैं?
सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बेल्जियम ने अपने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता का समावेश करने के लिए क्या मुख्य तरीका अपनाया? सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण को लिखिए। श्रीलंका लोगों को में अलग आओ की भावना कैसे विकसित हुई? श्रीलंका में प्रचलित बहुसंख्यकवाद का अर्थ बताइए, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार कैसे चुनी जाती है, पता होना चाहिए आपको। फिर 1980 के दशक में राजनीतिक संगठनों ने क्या मांग की थी? तमिल सरकार। श्रीलंका में लंबे समय तक रहने वाले श्रीलंका तमिलों का अलग आओ क्यों महसूस हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है, आपको याद करना है। फिर श्रीलंका सरकार द्वारा सिंहली वर्चस्व स्थापित करने के लिए अपनाए गए किन्हीं 2 बहुसंख्यावादी उपायों को लिखिए। फिर बेल्जियम और श्रीलंका ने सांस्कृतिक विविधता की समस्या से निपटने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए? फिर देखा बेल्जियम और श्रीलंका की स्थिति की तुलना उनके स्थान, आकार और सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कीजिए। ये प्रश्न भी आ सकता है परीक्षा में। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट इसके 2 संघवाद की ओर, जिसमें दे रखा है पहला सही विकल्प का चयन कीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति, सत्य असत्य का चयन, सही जोड़ी का मिलान और एक वाक्य में उत्तर, ये सभी यहाँ पर दिए हुए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न की ओर। दे रखा है भाषाई राज्य क्या होता है? इम्पोर्टेंट। भाषा नीति क्या होती है? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? किन्हीं 4 भाषाओं के नाम लिखिए। 22 भाषा, हिंदी सही। पंचायत समिति का गठन कैसे होता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? नगर निगम को परिभाषित कीजिए। ये सब याद करना है आपको लिख करके। फिर इम्पोर्टेंट है गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? आदर्श संघीय व्यवस्था के 2 पक्ष लिखिए। संघीय शासन व्यवस्था के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। संघवाद के प्रकार समझा कर लिखिए, लिखिए यहाँ पर अच्छे से लिखना है। जिला परिषद का गठन कैसे किया जाता है, लिखिए। स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं? और पंचायतों का ग्राम की देखरेख में चलता है। ग्राम सभा के 3 कार्य, ग्राम सभा के प्रमुख 3 कार्य। संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची समझाइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सबसे ज़्यादा। तीनों सूची के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर सन 1992 पंचायती राज व्यवस्था के मुख्य प्रावधानों को लिखिए। अगला दे रखा है एकात्मक शासन प्रणाली संघीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। भारत में विकेंद्रीकरण को किस प्रकार लागू किया गया, इसके महत्व को 4 बिंदुओं में लिखिए। अगला पंचायती राज ने भारत में लोकतंत्र को किस तरह मजबूत किया है, व्याख्या कीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न। फिर संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का विभाजन कैसे होता है। अगला अध्याय 3 दे रखा है जाति, धर्म और लैंगिक मसले, जिसमें सही विकल्प दे रखा है आपको, रिक्त स्थान दे रखा है, सत्य असत्य दे रखा है, सही जोड़ी दे रखी है और एक वाक्य में उत्तर दीजिए लिखे हुए। आगे बढ़ते हैं इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न को, श्रम का लैंगिक विभाजन क्या, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर नारीवादी आंदोलन क्या, ये भी पता होना चाहिए। भारत में महिला और पुरुषों की साक्षरता दर, महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व क्या तात्पर्य। अगला है सांप्रदायिकता क्या, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर धर्मनिरपेक्ष क्या, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला राजनीति में जाति का क्या अर्थ है। भारतीय संविधान में जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए कौन से प्रावधान है। महिलाओं के समान अधिकारों की गारंटी किस प्रकार दी जाती है। सांप्रदायिकता का राजनीति में क्या प्रभाव होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। राजनीति में जाति से संबंधित 2 महत्वपूर्ण बिंदु लिखिए। समान नागरिक संहिता का क्या उद्देश्य है, ये लिखना है। समान वेतन अधिनियम का महत्व लिखिए। फिर पारिवारिक कानून क्या होते हैं। इस प्रकार से ये पार्ट भी यहाँ पर पूरा होता है। अगला जो पार्ट है वो राजनीतिक दल, चौथा पार्ट, जिसमें आपको पहले दे रखा है सही विकल्प का चयन, रिक्त स्थानों की पूर्ति, सत्य असत्य का चयन और सही जोड़ी का मिलान। फिर आगे बढ़ते हैं तो एक वाक्य में उत्तर दीजिए, लिखा है, सभी ध्यान से लिख लीजिए, आराम से रोक करके लिख सकते हैं। फिर एक दलीय प्रणाली के कोई 2 गुण लिखिए। राजनीतिक दल का उद्देश्य क्या होता है। दबाव समूह क्या होते हैं। एक दलीय शासन व्यवस्था किसे कहा जाता है। प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र क्या है और चुनाव आयोग क्या है, सब महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर। अगला देखते हैं तो कोई राजनीतिक दल राज्य स्तर पर पार्टी कैसे बनती है, ये प्रश्न इस बार आ सकता है। फिर भारत के प्रमुख राजनीतिक दल और उनके चुनाव चिन्ह आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी किस प्रकार बनती है। दल बदल कानून क्या है। फिर राष्ट्रीय दल के प्रमुख 4 कार्यों का लिखे हुए यहाँ पर, आपको लिख लेना अच्छे से।
फिर है लोकतंत्र में विपक्षी दल की भूमिका को चुनी, 4 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए विपक्षी दल क्या भूमिका निभाता है। राजनीतिक दलों के लिए प्रमुख 4 चुनौतियों का वर्णन कीजिए। फिर दे रखा है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी। फिर राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, 4 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। अगला दे रखा है अध्याय 5 लोकतंत्र के परिणाम, जिसमें पहला सही विकल्प का चयन कीजिए लिखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए लिखा है। फिर सत्य असत्य का चयन कीजिए, सही जोड़ी का मिलान कीजिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आपको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना हम आपको उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। पारदर्शिता क्या है, जवाबदेही सरकार क्या है, वैध सरकार किसे कहते हैं, राजनीतिक समानता क्या है, फिर लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। फिर सरकार के बारे में जानकारी के लिए हमारे पास कौन कौन से स्रोत उपलब्ध हैं। अगला दे रखा है लोकतंत्र की विशेषता लिखिए, इंपोर्टेंट प्रश्न है AMP। फिर दे रखा है लोकतंत्र में नागरिकों की गरिमा और आज़ादी का क्या अर्थ है, लोकतंत्र के अपेक्षित परिणाम क्या है, कोई 3 परिणाम लिखिए। लोकतंत्र के सामाजिक परिणाम लिखिए। फिर क्या लोकतांत्रिक सरकार प्रभावी होती है, 4 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए, ये भी आपको याद करना है। लोकतंत्र किस प्रकार से वैध सरकार को जन्म देता है, कोई 4 तर्क दीजिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से बेहतर होती है, क्यों, ये भी आपको पता होना चाहिए। लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा को कैसे बनाए रखता है, लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। इस प्रकार से आपको ये उत्तर लिख लेना। ये पाठ यहाँ ये भी समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं हम अर्थशास्त्र के पाठ की ओर, जहाँ पर दूसरा अध्याय दे रखा है। यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, उनके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें। तो सही विकल्प का चयन कीजिए, लिख लीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सत्य असत्य का चयन कीजिए, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। उसके बाद एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फिर दे रखा है अति लघुत्तरीय प्रश्न, निजी क्षेत्र से क्या सही है, प्राथमिक क्षेत्र से क्या सही है, सेवा क्षेत्र को परिभाषा कीजिए, सभी पता होना चाहिए आपको। द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, मनरेगा के उद्देश्य को लिखिए, इम्पोर्टेंट। फिर आगे है खुली बेरोजगारी किसे कहते हैं। असंगठित क्षेत्र के 2 दोष लिखिए, संगठित क्षेत्र के 2 लाभ लिखिए। छिपी अप्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं। सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। कार्यालय और अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में पता होना चाहिए, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। सकल घरेलू उत्पाद किससे कहते हैं, इसका मापन किस प्रकार किया जाता है। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा 2005 के प्रावधान। फिर अंतिम वस्तु किसे कहते हैं, मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं। फिर प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र के एक दूसरे के परस्पर पूरक है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए, ये पता होना चाहिए आपको। आगे दे रखा है संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर, ये लिखा हुआ है, अच्छे से रोक करके लिख लीजिए आराम से। फिर सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में अंतर लिखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। फिर ये अध्याय पूरा होता है। अब अध्याय 3 की ओर बढ़ते हैं, मुद्रा और साख, जिसमें आपको पहला दे रखा है सही विकल्प का चयन कीजिए। फिर रिक्त स्थान, सत्य सत्य और सही जोड़ी का मिलान कीजिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं। मुद्रा से क्या सही है, मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं, मुद्रा के कोई 2 कार्य लिखिए। मुद्रा विनिमय के माध्यम में आवश्यकता को दोहराव संयोग क्या 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 सही है, भी महत्वपूर्ण है। बैंकों की आय के मुख्य स्रोत क्या है, चेक से क्या सही है, सब महत्वपूर्ण है। ऋण की शर्तें किन्हें कहा जाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाएँ लिखिए। स्वयं सहायता समूह के 2 कार्य लिखिए। औपचारिक क्षेत्र से प्राप्त ऋण की कोई 2 विशेषता लिखिए। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुद्रा से क्या अभिप्राय है, प्राचीन और आधुनिक मुद्रा के बारे में लिखिए, मुद्रा विनिमय का माध्यम। फिर भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य, महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट, परीक्षा में आता है अधिकतर। साख के मुख्य स्रोतों की व्याख्या कीजिए। फिर कर्जदार कर्ज देते समय ऋणाधार की मांग क्यों करते हैं, समझाइए। स्वयं सहायता समूह किन चीज़ों के लिए ऋण देता है, औपचारिक और अनौपचारिक के बीच में अंतर बताना है, अच्छे से याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। बैंकों में जमा राशि किस प्रकार बैंकों की आय का स्रोत बनती है, ये बताना है। इस प्रकार से ये पाठ भी पूरा होता है। अब बढ़ते हैं अध्याय 4, इसका वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसके सही विकल्प दे रखे हैं यहाँ पर। रिक्त स्थान दे रखे हैं, सत्य सत्य दे रखा है। फिर सही जोड़ी का मिलान कीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। फिर दे रहा अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाला कारक,
बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? इम्पोर्टेंट। तो व्यापार अवरोधक से क्या तात्पर्य है? मुक्त व्यापार से क्या सही है? विश्व व्यापार संगठन क्या है? वैश्वीकरण से उपभोक्ता किस प्रकार लाभान्वित हुए? फिर भारत की कुछ कंपनियों का नाम लिखिए जिन्हें वैश्वीकरण से फायदा हुआ है। टाटा मोटर, एशियन फैक्ट्री, रेनबेक्सी, ये सब भारत की कंपनियां। उदारीकरण से क्या समझते हैं? महत्वपूर्ण है। वैश्वीकरण को न्याय संगत कैसे बनाया जा सकता है? फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों को कैसे लाभ पहुंचा सकती है? वैश्वीकरण का छोटे उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ा? सूचना और प्रौद्योगिकी क्या है? इम्पोर्टेंट प्रश्न। फिर वैश्वीकरण की 3 विशेषताएं लिखी हुई है, आराम से लिखिए, रोक करके, कोई जल्दी नहीं है। आपके लिए एक वीडियो में उपलब्ध करवाए गए, इसलिए आप अच्छे से सोच समझ करके लिखिए। फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार अपने उत्पादों का दूसरे देश में प्रसार करती है? श्रम कानूनों में लचीलेपन कंपनियों को कैसे मदद करेगा? बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार वैश्वीकरण में सहायता कर रही है? ये आप पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पर, लिख लेना। आपको वस्तुओं के परिवहन के लिए कंटेनर की क्या उपयोगिता है? ये पार्ट भी इस प्रकार से यहाँ पर पूरा होता है। अगला पार्ट जो है वो अध्याय 1 विकास है, जिसमें दे रखा है रिक्त स्थानों के पहले सही विकल्प का चयन कीजिए, फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति, सत्य असत्य का चयन और सही जोड़ी का मिलान कीजिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, यहाँ पर दे रखे हैं। फिर बढ़ता है इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर, जिसमें दे रखा है विकास का क्या अर्थ है? किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? गैर नवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं? विकास के महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं? विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार समृद्ध देश और निम्न आय वाले देश का मानक क्या है? ये भी पता होना चाहिए आपको। केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? मानव विकास सूचकांक क्या है? इम्पोर्टेंट प्रश्न। शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? इसे विकास के लक्ष्य में क्यों रखा जाता है? विभिन्न देशों की तुलना किस आधार पर की जाती है? साक्षरता से क्या अभिप्राय? साक्षरता दर से। फिर यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना किस आधार पर की जाती है? प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य स्थिति, शिक्षा की स्थिति। भारत में कौन से राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक और सबसे कम है? ये भी पता होना चाहिए। धारणीय विकास का क्या अर्थ है? ये भी परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है। इस प्रकार से आपको ये किताब जो है आपको उपलब्ध करवा दिए गए विद्यार्थियों। आपको परीक्षा में अच्छा नंबर प्राप्त हो, इसलिए आपको हम एक ही वीडियो में पूरा उपलब्ध करवा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, अगले विषय भी आपके लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। अन्य परीक्षा संबंधी जो उपयोगी सामग्री है वो भी आपको वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। आप अच्छे से तैयारी करें, अच्छे अंक प्राप्त करें और अपना नाम उज्ज्वल करें। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को जो है आप लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगला वीडियो जो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए नोटिफिकेशन और आप तुरंत देख करके फ़ायदा ले सकें। इसलिए शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। 2025-26 का नई किताब जो है वो इसके उत्तर आपको दिए गए हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।